हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को कुल मिलाकर 18 कोर्स करने हैं। हम सभी ने अभी तक लगभग 12 कोर्स कर लिए हैं और 6 कोर्स हमारे बाकी हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि जब निष्ठा के 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम सभी एक निष्ठा डायरी को भी मेंटेन कर रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक गूगल फॉर्म के द्वारा अपना स्वमूल्यांकन किस तरह से करना है। मॉड्यूल नंबर 7, 8 व 9 में आपने क्या सीखा है, आप इन 30 क्वेश्चंस के जरिए अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक गूगल फॉर्म है जिसमें मॉड्यूल नंबर 7, 8 व 9 के क्वेश्चन हैं जिनकी संख्या 30 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं अपना स्वमूल्यांकन। देखते हैं हमने मॉड्यूल नंबर 7, 8 व 9 में क्या सीखा है। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं निष्ठा मॉड्यूल 7, 8 व 9 के क्वेश्चंस। ये गूगल फॉर्म है जिसके द्वारा हम अपने आप को चेक करेंगे और देखेंगे कि मॉड्यूल नंबर 7, 8, 9 में हमने क्या सीखा है। ये है, प्रोसेसिंग चल रही है। ये ओपन हो रहा है। साथियों देखिए, ये ओपन हो गया है। स्वमूल्यांकन मॉड्यूल 7, 8 व 9। स्वमूल्यांकन पूर्णतः स्वैच्छिक है। सबसे पहले इसमें अपना ईमेल एंटर करेंगे हम। इसमें ईमेल डाल देंगे इस तरह से, फिर अपना नाम डाल देंगे, अपना विद्यालय का नाम डाल देंगे इस तरह से। अपना जिला चूज कर सकते हैं आप। अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आ गया है सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, गणित में, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं मैं। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है नैदानिक परीक्षण। तो इस पर हम विकल्प नंबर 2 को इसमें चूज करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन। इसका सही जवाब है सीखने के लिए आकलन। तो इसमें विकल्प नंबर 4 को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। विकल्प नंबर 5 है अदर। इस प्रश्न का सही जवाब है सतत और व्यापक आकलन इसलिए किया जाता है
कि यह समझा जा सके कि किस तरह से अधिगम का अवलोकन रिकॉर्ड को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? पहला विकल्प खुले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा विकल्प अवलोकन, नंबर 4 पे है छात्रों की रैंकिंग। तो साथियों जो ऊपर के 3 विकल्प हैं ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन ये सब आकलन का ही एक तरह का कार्य होता है। लेकिन विकल्प नंबर 4 छात्रों की रैंकिंग इसमें सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब है विकल्प नंबर 4 छात्रों की रैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? नेतृत्व की भावना, सहयोग, अनुशासन, उत्साह की भावना। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन। इसका जवाब होना चाहिए विकल्प नंबर 4 सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? पहला विकल्प है योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि। इस प्रश्न का सही जवाब जो मुझे लगता है वह है योग्यता आधारित गतिविधि। साथियों मुझसे भी गलती हो सकती है, अगर इसमें कोई आपको गलत लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही एक टीचर हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी आपकी तरह अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकूं और करने का प्रयास कर रहा हूं और आपके सामने इस तरह के प्रश्न मैं ला रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब मैंने गलत दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का उद्देश्य है किसी छात्र को अंक प्रदान करना, विकल्प 2 किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, विकल्प नंबर 3 छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, विकल्प नंबर 4 किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 किसी चीज़ की गुणवत्ता में निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। विकल्प नंबर 1 सीखने के लिए आकलन है, विकल्प नंबर 2 सीखने के रूप में आकलन है, विकल्प नंबर 3 सीखने का आकलन है और विकल्प नंबर 4 नैदानिक आकलन है। इसका जवाब है सीखने का आकलन है, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का अनुवीक्षण आकलन हिस्सा है सीखने का आकलन का, रचनात्मक आकलन का, नैदानिक आकलन का, सारांशित आकलन का। सही जवाब है रचनात्मक आकलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बारे में सही है? पहला विकल्प प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं, दूसरा विकल्प प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, विकल्प नंबर 3 पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है, विकल्प नंबर 4 सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। इसका जो सही जवाब है विकल्प नंबर 2 है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 भाषा और गणित के साथ
पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। दूसरा विकल्प विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। तीसरा विकल्प शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। और विकल्प नंबर 4 शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण के उद्देश्यों में शामिल नहीं है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, तो ये इसमें सही जवाब है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? रूब्रिक्स, मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, लिखित परीक्षा। सही जवाब है रूब्रिक्स। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रे हैं। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल। रिकवर, रियूज, रिटेन। रेग्राइज, रिसाइकल, रियूज। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। यह क्वेश्चन जो पर्यावरण वाला कोर्स था हमारा उसमें भी आया था उसकी प्रश्नावली में, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? पहला है प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये तो सही है बिल्कुल। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, यह भी सही है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, यह भी सही है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, यह इसमें इसके अनुरूप नहीं है, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। विकल्प नंबर 2 संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। विकल्प नंबर 3 कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। विकल्प नंबर 4 विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला विकल्प है अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। दूसरा है शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। विकल्प नंबर 3 केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। विकल्प नंबर 4 आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। पहला है बहुत सवाल पूछना, करके सीखना, परिभाषाओं को याद करना, पूछताछ और जांच पड़ताल। तो ये पहला और दूसरा और चौथा ये तो उसकी सही है। तो ये परिभाषाओं को याद करना है, पर्यावरण अध्ययन इसको बढ़ावा नहीं देता है, तो इसमें विकल्प नंबर 3 को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पहला है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पना पर केंद्रित रहना चाहिए। विकल्प नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। विकल्प नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। पहला है कार्य में मगन रखना। दूसरा केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तीसरा है भागीदारी और चौथा है परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
केवल समस्या के बारे में छात्रों को बताना। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक x+2 है, x⁻², 2x, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो मुझे तो इसका सबसे सही विकल्प यही लग रहा है, विकल्प नंबर 1। ये सही नहीं दिया है, क्योंकि गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, ये भी सही है। इसमें गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, ये भी सही है। तो इसमें विकल्प सही नहीं है, विकल्प नंबर 1। इसमें विकल्प नंबर 1 को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अपनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो लाइन, अंश, चर, पूर्णांक, तो ये जो सवाल है ये पूर्णांक से संबंधित है, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यकृत करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना, सिद्धांत तैयार करना। तो जो बयान सही नहीं है वो पहला बयान है, गणितीय बयानों को याद करना। ये सही नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 को चुनेंगे इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तीसरा विकल्प शिक्षक द्वारा दी गई समस्या के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है पहला विकल्प। गणितीय कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। परीक्षा में लिखने के लिए, सिर्फ मजाक के लिए अध्यापक जोर देता है इसलिए। तो सही ये जवाब है विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं। सही जवाब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे कितना याद कर सकते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। अमूर्त सोच, कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, शारीरिक विचार। तो साथियों ये थे कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन जो मॉड्यूल नंबर 7, 8 और 9 से थे। साथियों मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं सभी प्रश्नों के सही जवाब दूं, लेकिन मैं देखता हूं सबमिट करके, हो सकता है कोई गलत हुआ हो उसमें। चलिए सबमिट करके देखते हैं इसको, स्कोर क्या आता है। व्यू स्कोर, देखते हैं स्कोर। टोटल पॉइंट 30/30, तो पूरे 30 आए हैं इसमें। तो इस तरह से इन्हीं क्वेश्चन के जरिए आप भी अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं साथियों।
अगर उपयोगी लगा हो तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें और अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें। साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।